हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रहा होगा, कोई टेंशन तो नहीं ले रखी होगी ना। वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 की कुछ जो करंट है उसके बारे में बात करेंगे। पेपर 2 में किस किस के करंट के बारे में बात करेंगे, जैसे जियोग्राफी का जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में क्या करंट है, उसके बारे में जियोग्राफी या ईवीएस में सोलर सिस्टम के बारे में कोई करंट का क्वेश्चन हल्का सा पूछा जा सकता है। हिस्ट्री में हल्का सा एक कंसेप्चुअल चीज़ बात कर लेंगे, और आईसीटी पेपर 1 में क्या करंट बन रहा है वो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो बहुत शांति से चित्त को रिलैक्स करके अच्छे से सुनना है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि ये करंट यूजीसी नेट में भी आ सकता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। तो इनको ध्यान से अच्छे से देखा करो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम करंट के बारे में मैं बात करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें हमारा अभी अगर जो सितंबर में एग्ज़ाम होना है, इसमें पेपर 1 के रिकॉर्डेड सेशन है जिसकी 35 डेज की वैलिडिटी है। और आप हमारी जो ऐप है SWMG, इसको रजिस्टर करके आप ये परचेज कर सकते हैं। और एक पेपर 2 EVS इन्वायरमेंटल साइंस, इसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप चाहो तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ फ्रेंड्स कि इसका जो EVS, ये जो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर के जो नए बैचेस स्टार्ट होने हैं वो जल्दी ही स्टार्ट होंगे नए सेशन के लिए, दिसंबर के लिए। और मे बी विद इन 1 वीक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। हम कुछ अपडेशन कर रहे हैं और आपके लिए एक बेहतरीन स्मार्ट क्लासेस लेके आएंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन वाली भी फीलिंग आए, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। तब तक वेट करिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलो हम बात करते हैं आईसीटी के करंट के बारे में क्या बात है। जो आप सुनते हो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपने तो सुना ही है। जब आपको वेबसाइट की बात करते हो तो सबसे पहले WWW ऐसे लिखा आता है, HTTP ऐसे लिखा आता है, फिर डोमेन नेम होता है, ये सब आप जानते हो। तो इसके बारे में क्या करंट है अगस्त के महीने को लेके, इस बारे में मैं इस पर डिटेल पे बात करूँगा। तो आईसीटी से ये क्वेश्चन करंट आ सकता है। तो आपसे कोई ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW है, इसका इन्वेंशन, इसका आविष्कार किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच करने में। तो इसका जो आविष्कार किया ये टिम बर्नर्स-ली ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया? 1989 में किया। 1989 में इसका आविष्कार किया, किसका? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का। और कब किया, किसने किया? टिम बर्नर-ली ने किया। और ये कब, जब वो काम कर रहे थे कहाँ पे? सर्न में काम कर रहे थे, तब उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, नया शब्द आ गया, दैट इज सर्न। ये क्या चीज़ है? क्या पता इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि ये भी आईसीटी से रिलेटेड ही चीज़ है। तो सर्न के बारे में भी हम देख लेते हैं। बस यहाँ सर्न के बारे में पढ़े हैं। इससे पहले एक चीज़, ये नोट है, नोट को नोट की तरह संभाल के रखें कि जो बर्नर-ली है उन्होंने ही डेवलप किया। जो HTML की बात करते हैं वो HTTP और URLs इन्होंने ही डेवलप किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन में आप ऐड कर लें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब मैं बात करूं सर्न के बारे में। सर्न के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सर्न में वो काम करते टाइम इन्होंने आविष्कार किया था WWW। तो अब सर्न क्या चीज़ है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो, दो सर्न क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये एक फ्रेंच है, इससे डिराइव हुआ है। तो फ्रेंच में इस सर्न का है काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर, ये सर्न का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये फ्रेंच है। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। ये अगर, क्योंकि फ्रेंच में है ना, तो इसका देखो सर्न का फुल फॉर्म ये बन रहा है, काउंसिल यूरोपियन ला रिसर्च न्यूक्लियर, ये है। और इसका अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। और ये कब बनी? 1952 में बनी। इसमें वो काम कर रहे थे बर्नर-ली, तब इन्होंने इसका आविष्कार किया, किसका? WWW का, ठीक है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी है। अब हम क्यों इसको करंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों चर्चा में है? क्योंकि अगस्त का महीना है। तो इसी अगस्त के महीने में इन्होंने इस जो वेबसाइट है वो फर्स्ट वेबसाइट बनाई और पूरी दुनिया ने उसको देखा, इसलिए करंट का बन जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन 1991 में बर्नर्स-ली रिलीज हिज WWW सॉफ्टवेयर, ठीक है।
उन्होंने जो आविष्कार किया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना, आविष्कार किया वो 1989 में किया। उसके बाद उन्होंने जो www का सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया वो 1991 में करा, 1991 में करा। और इसमें इन्होंने क्या करा, लाइन मोड, ब्राउज़र, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर और डेवलपर्स के लिए इनके पुस्तकालय शामिल था। ये सब के लिए नहीं था, कुछ कुछ के लिए था, सबके लिए इन्होंने ओपन नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, अब मार्च 1991 में उन्होंने थोड़ा सा और इस चीज़ को डेवलप किया। इन मार्च 1991 द सॉफ्टवेयर बिकम अवेलेबल टू क्लिक्स यूजिंग सन कंप्यूटर। अब क्या है, मार्च 1991 में सर्न कंप्यूटर का उपयोग करने वाले सहयोगियों के लिए भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गया। इस चीज़ को और भी बढ़ा दिया। अब करंट का इशू इसलिए है, बन जाता है अगस्त में, अगस्त 1991 ही अनाउंस द www सॉफ्टवेयर ऑन इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप एंड इंटरनेट इन द प्रोजेक्ट स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। इसलिए ये करंट का बन जाता है। अगस्त 1991 में उन्होंने इंटरनेट समाचार समूहों पर www सॉफ्टवेयर की घोषणा की और दुनिया भर में फैले इस परियोजना को में रुचि दिखाई इसमें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। तो ये एक करंट का अगस्त का महीना, इसलिए ये चीज़ करंट की बन जाती है। इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ICT में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1989 याद रखोगे, 1991 याद रखोगे, इनका नाम याद रखोगे, सर्न के बारे में याद रखोगे। ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलो, ये तो बात हुई ICT के बारे में। एक क्वेश्चन है ICT का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेमोरी को लेके है। इस क्वेश्चन को कई बार मेमोरी का बेसिक सा क्वेश्चन आता है ना, लेकिन ये डाटा के चक्कर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। आपको सही से दिख रहा होगा, देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटीज रैंक फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी। निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से सबसे अधिक क्षमता के सही क्रम में पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटीज़ दी गई है, आपको बताना है कि सबसे कम किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये है 100 गीगाबाइट। ए ऑप्शन क्या है, 100 गीगाबाइट, ठीक है। चलो आगे देखो, ये इन ऑप्शंस में से चूज करना है आपको कि सीक्वेंस कौन सा ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना, बिल्कुल आराम से। अगर थोड़ा बहुत इसमें पेपर में नहीं दिख रहा होगा ना, तो रोक के आराम से मेरी बात को सुन लेना प्लीज़। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो पहला है 100 गीगाबाइट। दूसरा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जीरो लगाए हुए हैं, बाइट्स हैं। तो आपको क्या है, वैसे तो 1024 की बात करते हैं, आप हजार बांध के करिए। जैसे यहाँ पे 1000 मिला देंगे तो ये KB हो गया, बाइट्स में 1000 KB हो गया, यानी कि KB हो गया, एक KB हो गया ना। फिर यहाँ मिला दीजिए, ये कितना हो गया, MB हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मिला दीजिए, ये GB हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 10 GB हो गया फ्रेंड्स। अरे हो गया कि नहीं हो गया, कैसे कर रहे हैं हम। जैसे देखो ये बाइट्स में है और आपको पता है 1000 में बाइट्स, फिर 1000 बाइट्स में 1 KB मिला देंगे तो 1 किलोबाइट हो गया, ठीक है। फिर 1000 किलोबाइट में 1 MB मेगाबाइट हो गया, 1000 MB में 1 GB हो गया, ठीक है। और एक ये 10 आगे है तो ये 10 GB हो गया ना फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ समझ पा रहे हो। चलो ठीक है। टेराबाइट तो आपको पता ही है, बड़ा होता है, एक तरह से 1024 GB कह सकते हैं, 1000 GB कह सकते हैं। तो ये टेराबाइट हो गया, 1 TB है ये तो सबसे बड़ा दिख रहा है इसमें। आगे बात और करते हैं। अब देखो ये MB में है तो यहाँ पे 1000 आ गया, ठीक है। तो 1000 MB यानी कि 1 GB, यहाँ GB लिख दिया। और ये 100 है तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से 100 GB ही हो गया, ठीक है। 100 GB हो गया। और इसके ऊपर देखोगे ये KB है और ये कितना हो गया, यहाँ पे 1000 मिलाओ MB हो गया और 1000 मिलाओ ये फिर GB हो गया, तो 1 GB हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या, प्लीज़ बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, हम 1024 की बात करते हैं तो यहाँ पे डाटा इस तरह से दिए हो तो 1000 को कर सकते हैं ना। वो 1024 तो इसलिए मानते हैं कि 2 का स्क्वायर की बात होती है, तो 2 के स्क्वायर में 1000 आता नहीं, तो 1024 मान लेते हैं नियर बाई। तो 1000 की तरह से हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे सबसे छोटा 1 GB है, ठीक है। देखो क्योंकि ये है 100 GB, ये 10 GB, ये 1 TB, ये 100 GB, एक 1 GB। तो ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, 1 GB। तो E सबसे पहले आएगा, तो ये तो काट दो दोनों, E इसमें सबसे पहले है और इसमें सबसे पहले। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा है टेराबाइट, 1 TB सबसे बड़ा है C, यानी कि C सबसे लास्ट में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स, इसमें तो कोई दोहराई की बात ही
नहीं है, ये ऑप्शन बन गया क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रहा है, 2 चीज़ों से हो गया। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये हो जाता है, जैसे ए ऑप्शन में भी 100 GB है फ्रेंड्स और डी ऑप्शन में भी 100 GB दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो एक्चुअली में इनमें दोनों में से कौन सा बड़ा हम मान सकते हैं? अगर इन दोनों, वैसे तो इक्वल की बात है, लेकिन बड़ा कौन सा मान सकते हैं? इसमें बड़ा ये मान सकते हैं 100, जो एग्जैक्ट 100 GB दिया हुआ है, क्योंकि ये तो डाटा एग्जैक्ट 1000 में दे ही दिया ना, और वहाँ 1024 का भी हो सकता है। ये ट्रिकी है थोड़ा सा, वहाँ तो 1024 जैसे 100 GB दे दिया, तो 100 GB हम कह सकते हैं ना कि 1 GB में 1024 MB की बात है, तो वहाँ 1024 से गुना होगा। तो यहाँ तो लेकिन आपको एग्जैक्ट डाटा ही दे दिया, यानी कि 10⁵ MB दे ही दिया, इसमें तो 1024 का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो इसलिए ए को थोड़ा सा अप मान सकते हैं इससे, ठीक है। ये ट्रिक खेली जा सकती है आप सब लोगों के साथ। तो ये डी है, उससे बड़ा कौन सा हो गया? ए हो गया। तो देखो डी के बाद ही ए लिखा हुआ है। बात समझ में आई फ्रेंड्स मेरी? बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में है ना, इन 2 ऑप्शन से भी हो जाता है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे इससे अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से इसको हैंडल करना है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या आ गया? सेकंड आ गया। चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करते हैं। हिस्ट्री का करंट भी बन जाता है, और फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि जिसका हिस्ट्री विषय नहीं है वो इस बात को ना सुने, ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से बेसिक बातें पूछी जा सकती है। तो आज के अकॉर्डिंग बात करें तो 24 अगस्त 1608 को एक हेक्टर है ना, हेक्टर नाम का शिप आया था सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे सूरत में। याद रखना 24 अगस्त 1608 को हेक्टर किसका नाम है? जो शिप आई थी उसका नाम है। 24 अगस्त 1608 को हेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत आया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा पहला जहाज भारत में आया या गुजरात में आया? तो सबसे पहला आया जिसका नाम था हेक्टर। कौन सा? हेक्टर। वो कब आया? 24 अगस्त 1608। तो यहीं से इनका आगमन माना जाता है फ्रेंड्स की 1600 के आसपास ये आए, इन्हीं को यही आगमन माना जाता है। और इसका कैप्टन कौन था? इसका कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है ना, ये कैप्टन थे। तो इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहली शिप आई, जहाज आई, उसके कैप्टन कौन थे? उसके कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और गुजरात में ही पता है आपको, पूरा टेक्सटाइल का पूरा बिजनेस के चक्कर में ये आए हैं, टेक्सटाइल के बारे में ही, ठीक है। तो और यहाँ पे और कौन थे ये भी आपको बताना है। और एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है हिस्ट्री वालों के लिए कि इस समय कौन मुगल शासक कौन था इस समय? आप ये बता सकते हैं क्या इस समय मुगल शासक कौन थे? भाई आप बता दो कौन था मुगल शासक इस समय, अगर आपको पता हो तो। इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपकी पता लगेगा कि कितना आप में कनेक्टिविटी है। तो जियोग्राफी और ईवीएस यानी कि सोलर सिस्टम से करंट आ सकता है फ्रेंड्स। वो क्या करंट है इसको ध्यान से सुनना कि 24 अगस्त 2006 को जो IAU है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इन्होंने अनाउंस किया कि जो प्लूटो है वो एक ग्रह न होके वो एक बोना उपग्रह है। क्या है? बोना ग्रह है, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट है। ये बात याद रखना, क्योंकि 1930 से लेके 2006 तक, 1930 से लेके 1930 से लेके 2006 तक इसको एक नॉर्मल ग्रह माना जाता था। ये याद रखना, 1930 से 2006 तक इसको एक सामान्य ग्रह के रूप में माना जाता था। लेकिन अब इसको जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, उसकी श्रेणी से हटा दिया गया है और अब इसको क्या बोला गया है? ड्वार्फ प्लेनेट बोला गया है, यानी कि बोना ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। और सूर्य के 8वें स्थान पर अब कौन सा है? नेपच्यून है, जो सबसे बाहरी ग्रह माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से हटा के उसको बोने ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लेनेट में कब डाला गया या कौन से ईयर में? तो 2006 में, 24 अगस्त 2006 में। 1930 में से लेके 2006 तक इसको एक नॉर्मल ग्रह के रूप में ही माना जाता था। इस बात का ध्यान रखना। और इसमें क्योंकि इसके बाद जो IAU है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जब ग्रह की परिभाषा को चेंज किया तो प्लूटो को इससे ग्रह से निकाल दिया और अब ये क्या है? ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और 8 में सबसे भारी कौन सा है?
नेपच्यून है सबसे बाहर की तरफ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ चीज़ें हमेशा हमें ध्यान होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये कहीं भी पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमेशा खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, किसी तरह की कोई टेंशन ना लें, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर होगा। और मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। और जो 20 से 30 सितंबर के बीच पेपर होने हैं उसके लिए हमने पेपर 1 के कंप्लीट 10 जो यूनिट्स हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 35 डेज है। और EVS इन्वायरमेंटल साइंस भी रिकॉर्डेड सेशन है कंप्लीट, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शॉर्टली जल्दी ही हम नए सेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कुछ अपडेशन चल रही है फ्रेंड्स। और एक हम स्मार्ट सेशन लेके आना चाह रहे हैं जिसमें आपको पूरी ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, बड़ा अच्छे से आप किसी भी टाइम मतलब देखोगे। तो पूरा उस पर वर्क चल रहा है, विद इन 1 वीक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें लॉन्च हो जाए नेक्स्ट सेशन के लिए। लेकिन हाँ, अगर अभी के लिए करना है तो ये रिकॉर्डेड सेशन आप चूज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, आराम से पढ़ें तो सब बेहतर होगा फ्रेंड्स। किसी भी तरह की कोई टेंशन लेनी नहीं है, आराम से पढ़ाई करनी है, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।